Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 11 Computer Science with Python। ठीक है, कल हम लोग पढ़ रहे थे ये आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आधा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अभी बचा हुआ आधा हम लोग का कंप्लीट करते हैं। आज हमें बात करना है मेमोरी यूनिट्स के बारे में। ठीक है, अभी ये मेमोरी यूनिट्स क्या होता है कि मेमोरी को मेजर किस में करते हैं। जैसे आपका वेट को मेजर किया जाता है ग्राम में, किलोग्राम में। टेम्परेचर को मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, इनमें करते हैं। तो सिमिलरली मेमोरी को किस में मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग बिट्स, बाइट्स, इन सारी चीजों में मेजर करते हैं। तो सबसे छोटा हमारा होता है बिट्स। बिट्स ये क्या है, दो वर्ड से बना हुआ है, दैट इज बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, बाइनरी का बी आई, डिजिट्स का टी एस, मेक्स बिट्स, बी आई टी एस। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली जीरो और वन। जीरो या वन में से कुछ जो है वो स्टोर करता है, तो उसको बिट्स बोला जाता है। जैसे 1001 कितने बिट हो गए, 4 बिट हो गए। तो ये सब हम लोग पहले वाले वीडियो में भी कवर कर चुके हैं। तो सबसे छोटा हमारा बिट्स है। बिट्स से बड़ा बाइट्स, देन किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये चलता चला जाता है। अभी इस लाइन को हम लोग जो है याद कैसे रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा कि गीगाबाइट के बाद क्या आता है या एक्साबाइट के बाद क्या आता है, इसको याद रखने का एक हमारा ट्रिक है। एंड द ट्रिक इज, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन लाइन। कल मैंने जीटी रोड पे जोया को देखा। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन, कल मैंने जीटी रोड पे जोया को देखा। कल से हमारा होता है केबी, एम से एमबी मेगाबाइट, जी से गीगाबाइट, टी टेराबाइट। ये रोड से हमारा कुछ नहीं होता है। ठीक है, पी से पेटाबाइट, जेड से जेटाबाइट, सॉरी पीई का ये वाला जो ई है ना, लेट मी रब इट। ओके, पे पे का ई बड़ा लिखना। ई से हमारा होता है एक्साबाइट, जेड से जेटाबाइट, और वाई से योटाबाइट। ठीक है, ये लाइन याद रखना, कल मैंने जीटी रोड पे जोया को देखा। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। ठीक, अभी हाउ मेनी केबीज मेक 1 MB, तो ये शायद आपको पता होगा, 1024, 1024 केबी is equal to 1 MB. Similarly, 1024 megabyte is equal to 1 GB, 1024 GB, 1 TB, 1024 TB, 1 PB, ऐसा ही हमारा चलता चला जाता है। तो ये जो है हमारे मेमोरी यूनिट से आप बात करते हैं 1024, क्यों राउंड ऑफ करके 1000 भी किया जा सकता था, 1000 MB इक्वल टू 1 GB, हमारे लिए भी इजी हो जाता है याद रखने को। तो वाई 1024, द रीजन इज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज बाइनरी। उसमें हमारे बस दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। और कंप्यूटर में हर चीज को ना 2 के पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो 1024 है, इसको 2 के पावर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट्स वाई 1024 ले रहे। 1000 को 2 का पावर समथिंग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर में जो भी मेमोरीज होते हैं, वो आपका 2 के पावर के फॉर्म में ही होता है। जैसे आप मार्केट में जाओ और मार्केट में आप बोलो कि आपको 1 GB का पेन ड्राइव चाहिए, तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप बोलो 2 GB का पेन ड्राइव चाहिए, ये भी मिल जाएगा। आप बोलो 3 GB का पेन ड्राइव चाहिए, ये आपको नहीं मिलेगा। 3 के बाद 4 GB का आपको मिलेगा। 4 के बाद 5 नहीं मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको 8 GB का अवेलेबल होगा। द रीजन इज, दिस वन इज वॉट, 2 का पावर 0, दिस टू इज वॉट, 2 का पावर 1, दिस 4 इज वॉट, 2 का पावर 2, दिस 8 इज वॉट, 2 का पावर 3। इसीलिए जो बीच वाला जो होता है ना, 3 GB, 4 के बाद 5 6 7 अवेलेबल नहीं है, यही इसका रीजन है। ठीक है, कंप्यूटर में सब चीज जो है 2 के पावर के फॉर्म में होता है, तो इसीलिए हमारा 1024। ठीक है, तो इसको याद रखना, इससे आपका जो है वो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, ठीक है, एक और चीज है हमारा, 8 बिट्स। ठीक है, 8 बिट्स मेक्स 1 बाइट। ठीक, 8 बिट मिलके हमारा 1 बाइट हमारा बनता है। ठीक, फिर 1024 बाइट 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट, लाइक वेज इट गोज टिल योटाबाइट।
ठीक है। सो ये हमारा तरीका है मेमोरी यूनिट्स को याद रखने का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में हमें बात करना है सिस्टम बस के बारे में। अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये बात किया था कि बस का मतलब क्या चीज होता है। ये बस एक ऐसा वायर है जिसके अंदर से ना ट्रांसमिशन होता है किसी भी चीज का, मोस्टली डेटा का ट्रांसमिशन ही हमारा होता है। तो वही चीज हमारा बस हो गया। जैसे हमारा ये सीपीयू है, ठीक है, दिस इज आवर सीपीयू एंड दिस इज आवर मेमोरी यूनिट। नाउ आई हैव टू सेंड समथिंग फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी यूनिट। तो ये सीपीयू डायरेक्ट उसको नहीं भेजता। सीपीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को बस पे भेजता है। बस से वो इंस्ट्रक्शन धीरे धीरे आगे जाता है और फिर वहां से जो है मेमोरी यूनिट में जाता है। ठीक है। तो ये चीज बस है। अलग अलग तरीके के हमारे बस प्रेजेंट रहते हैं। जैसे डेटा बस, डेटा बस क्या करता है, कैरीज डेटा। ये सिर्फ डेटा को लाना ले जाने का काम करता है। कंट्रोल बस क्या करता है, कैरीज द कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। दैट मींस किसको कौन सा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, किसको अभी हॉल्ट पे रख देना है, किसको फिर से अनपॉज करके स्टार्ट करवाना है। तो वो सारा इंस्ट्रक्शन कंट्रोल बस से आता है। एड्रेस बस, एड्रेस बस से हमारा मेमोरी एड्रेस जो है वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में कुछ स्टोर है उसको उठा के सीपीयू पे लोड करने का है, वो एड्रेस बस से सारा इंस्ट्रक्शन जाता है। और हमारा आईओ बस होता है इनपुट आउटपुट बस। दिस कैरीज ओनली इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मॉनिटर में कुछ दिखाना है, कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेना है, वो सारे इंस्ट्रक्शन सीपीयू तक कैसे पहुंचते हैं, तो आईओ बस के थ्रू पहुंचते हैं। Okay, so these are the different types of buses available in our computer system. Now let's move towards mobile system organization. कंप्यूटर का बात खत्म। अभी हम लोग मोबाइल फोन के बारे में बात करेंगे। तो हमारे जितने भी अभी के लेटेस्ट मोबाइल फोन है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम ऑन ए चिप। वहां पे सारा चीज एक छोटे से चिप के अंदर में इंटीग्रेटेड रहते हैं। जितने भी मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं सारे इंटीग्रेटेड रहते हैं एक छोटे से सिंगल चिप में। ठीक है, जैसे आपका मेमोरी वगैरह हो गया, प्रोसेसर हो गया, सारे एक चिप के अंदर में रहते हैं। तो इसी को हम लोग सिस्टम ऑन ए चिप कहते हैं। और आज के टाइम में जितने भी हमारे लेटेस्ट फोन वगैरह है इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, बिकॉज इट कंज्यूम्स वेरी लेस पावर। ठीक है, बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। दैट मीन्स आपका बैटरी बैकअप जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो इसीलिए एसओसी के कॉन्सेप्ट को फिलहाल यूज किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वी हैव मोबाइल प्रोसेसर्स। जैसे कंप्यूटर को काम करने के लिए प्रोसेसर चाहिए, सिमिलरली मोबाइल फोन इज व्हाट, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, ओनली इट्स अ कॉम्प्लेक्स मशीन। उसको भी प्रोसेसर चाहिए, जिसको हम लोग सीपीयू ही कहते हैं। हालांकि मोबाइल का प्रोसेसर कंप्यूटर के प्रोसेसर से थोड़ा सा लेस पावरफुल रहता है। उतने जितना मतलब इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर हैंडल कर सकता है एट ए टाइम, फोन हो सकता है उतना ना कर पाए। ठीक है। ओके, सो मोबाइल प्रोसेसर्स के अंदर में हमारे होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। ये कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या चीज है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड रिसीविंग कॉल। आपको किसी को कॉल करना है तो फोन का कौन सा कंपोनेंट काम करता है, दैट इज आवर कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। आपके फोन में कहीं से कॉल आ रहा है, सो दैट इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड बाई कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट। ये हमारे फोन में इस चीज का क्या काम रहता है, सो ये इसका काम है कि सिम कार्ड को बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट करवाना। जैसे आपके फोन में सिम कार्ड लगा हुआ रहता है, सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो ये सिम कार्ड को नियरेस्ट जो आपका टावर है उसके साथ कनेक्शन करवाने का है। तो वो रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट ही करता है। और ये जो कनेक्शन जो रहता है ना वो रेडियो वेव्स के थ्रू होता है। ठीक है, इसलिए नाम में ही रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट डाला हुआ है। एंड देन एट द एंड वी हैव एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, फोन का जितने भी ऑपरेशन है सबको सुपरवाइज करता है, देखता है कि सारा चीज ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये सारा चीज को बस ये जो एपीयू होता है वो बस मॉनिटर करता है, देखता है। ओके, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिस्प्ले सब सिस्टम। अभी इसमें देखो बहुत ज्यादा डिटेल्स बताने का कुछ है नहीं, इसलिए मैंने कुछ लिखा भी नहीं है। डिस्प्ले सब सिस्टम क्या करता है, जो आपका फोन का स्क्रीन है वो कैसे काम करेगा, किस तरह से कौन सा पिक्सल ग्लो करेगा, यही सब चीजों से ये डील करता है। तो वी डोंट हैव टू स्टडी अ लॉट अबाउट डिस्प्ले सब सिस्टम, बस स्क्रीन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो डिस्प्ले सब सिस्टम हैंडल करता है। देन नेक्स्ट वी हैव कैमरा सबसिस्टम। ये क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है, कैमरा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आपको फोटो क्लिक करना है, आपको वीडियो बनाने का है, तो जो भी चीज है वो आपका कैमरा सबसिस्टम जो है वो हैंडल करता है। ओके, एंड देन नेक्स्ट वी हैव मोबाइल सिस्टम मेमोरी। अभी आपका फोन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, बस ऑन ए स्मॉल स्केल, थोड़ा सा छोटा स्केल में हमारा वो कंप्यूटर है। तो उसको भी मेमोरी चाहिए, बिना मेमोरी कैसे काम करेगा, उसमें भी हमारा इंटरनल मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी प्रेजेंट रहता है।
तो इंटरनल मेमोरी यही दो है, रैम एंड रोम, जो कि हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या होता है? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब जब तक आपका फोन ऑन है तब तक उसमें डेटा रहेगा, जैसे ही आप फोन को ऑफ कर दोगे वो डेटा सारा इरेज हो जाएगा। रोम इज व्हाट? रोम इज परमानेंट। ओके, तो इस पे बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। इफ यू वांट टू नो मोर यू कैन लाइक मूव टू द प्रीवियस वीडियो। पिछला वीडियो में हम लोगों ने ना इसमें बहुत डिटेल्स पे बात किया। रैम का जो अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है, डी रैम, एस रैम, रोम कितने तरीके के हमारे होते हैं, ईपी रोम, पी रोम, डबल ईपी रोम, ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। सो आई एम नॉट डिगिंग डीप इनटू दीज टॉपिक्स अगेन एंड अगेन। ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरेज यूनिट। तो जैसे फोन को भी स्टोरेज चाहिए, तो इंटरनल स्टोरेज रहता है वही रैम एंड रोम। ठीक है, एंड देन वी हैव एक्सटर्नल स्टोरेज, जिसको बाहर से लगाया जाता है। ये इंटरनल स्टोरेज तो फोन में पहले से दिया हुआ रहता है, एक्सटर्नल स्टोरेज बाहर से हम लोग उसको लगा सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव एक्सपेंडेबल स्टोरेज। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने आपके फोन में कुछ स्टोरेज दिया हुआ है, अभी वो आपको सफिशिएंट नहीं है, आपको और ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो आप लगाओ उसमें। माइक्रो एसडी कार्ड फिट कर सकते हैं, एसडी कार्ड फिट कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे, जिसको हम लोग ऐसे लोकल लैंग्वेज में चिप बोल देते हैं। और अभी के टाइम में हमारे पास क्लाउड स्टोरेज भी प्रेजेंट है। अब ये क्लाउड का मतलब ना ऐसा नहीं कि बादल है, जैसे ये आपका फोन है, इसमें कोई इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को आपको कहीं और स्टोर रखना है, तो हम लोग उसको क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। असल में होता क्या चीज है, इंटरनेट के थ्रू आपके फोन का जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी डेटा है, उसको हम लोग किसी और सर्वर में ले जाके स्टोर कर देते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज आर गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव क्या? इट इज नथिंग बट ए सर्वर। एंड व्हाट इज ए सर्वर? बड़ा साइज का सीपीयू, जिसमें आपका बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है। तो जो हमारे फोन में चीजें स्टोर है, उसको जब हम लोग गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं, तो क्या होता है, गूगल का अपना ही जो डेटा सेंटर है, उस डेटा सेंटर में कहीं ना कहीं हमारा जो भी डेटा है ना, वो जाके स्टोर हो जाता है। अब जब इसको एक्सेस करने का रहता है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट एक्सेस इट यूजिंग इंटरनेट। बिना इंटरनेट का ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो गूगल ड्राइव इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, गूगल ड्राइव इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड वन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पावर मैनेजमेंट सिस्टम। नाम से पता चल रहा है ये आपका कंप्यूटर का जो बैटरी है, वो कैसे यूज होगा, कितना यूज होगा, कब स्टैंड बाई पे जाएगा, कौन से प्रोसेस को स्टॉप करवाना है, किसको स्टार्ट करवाना है, ये पावर मैनेजमेंट सिस्टम ही उन सभी चीजों को डील करता है, ताकि बैटरी को ऑप्टिमाइज किया जा सके। मतलब कम से कम बैटरी यूजेज में बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस जो वो दिया जा सके, तो ये पावर मैनेजमेंट सब सिस्टम का जिम्मेदारी होता है। ओके, ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इट इज बिट इंपॉर्टेंट, कितने तरीके के हमारे सॉफ्टवेयर रहते हैं। जैसे पहले हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए कंप्यूटर सिस्टम को या मोबाइल फोन को चलाने के लिए। ठीक है, इट कंट्रोल्स ऑल द इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन, अंदरूनी जितने भी काम रहते हैं उसको चलाने के लिए भी तो कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हो गया। ठीक है, जैसे कंप्यूटर आपने खरीद के लेके आए हो, हार्डवेयर वगैरह आपका सब ठीक है, एकदम पूरा 16 GB रैम, प्रोसेसर वगैरह सारा चीज आपका बेहतरीन है। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, लेकिन उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो ऑन कैसे होगा? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स टू रन द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो वो चीज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। जैसे वी आर द यूजर, मेरे को ये जो मेरा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी है, उसको यूज करने का है, उसके लिए मेरे को कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो मेरे कंप्यूटर में तो विंडोज इंस्टॉल्ड है। ठीक है, क्या हो गया, विंडोन हो गया, विंडोज एस। ठीक, इवन मेरे फोन में एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास एक किडनी है, दैट मीन्स यू हैव एन आईफोन। ठीक है, तो इसका मतलब आपके आईफोन में आईओएस इंस्टॉल्ड है। ठीक, आई होप यू आर गेटिंग दैट रेफरेंस ऑफ वन किडनी। इंस्टाग्राम अगर चलाते होगे तो ये कि किडनी बेच के लोग आईफोन खरीद लेते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक, जो हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। वी हैव सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एट ए टाइम एक ही यूजर काम कर सकता है। वी हैव मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एट ए टाइम बहुत सारे यूजर्स काम कर सकते हैं। वी हैव मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एट ए टाइम बहुत सारा इंस्ट्रक्शन एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया जा सकता है और वो उस चीज को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर लेता है।
Okay, so these are the different types of operating system. We don't have to dig deep into the different types of operating system. बस हमें ये पता रहना चाहिए कि operating system is an example of system software. Apart from that, we have language processor. अब ये लैंग्वेज प्रोसेसर हमारे क्या काम करते हैं, जैसे तीन तरीके का होता है, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। आप सभी को पता होगा कि हम लोग जो कोडिंग लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, दैट इज इन हाई लेवल लैंग्वेज। नॉर्मल जो इंग्लिश होता है उसी इंग्लिश में हम लोग कोडिंग करते हैं, लेकिन क्या कंप्यूटर इंग्लिश समझता है? नो, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज बाइनरी, दैट इज 0 and 1। उसको ना मशीन लेवल लैंग्वेज भी हम लोग कहते हैं। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना जो है वो जरूरी है। ट्रांसलेट ही अगर हम लोग नहीं करेंगे, कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा उस चीज को। इंग्लिश से बाइनरी में, यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में ट्रांसलेट करना जरूरी होता है। तो वही काम हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर करके देते हैं। ठीक है, अब ये तीन तरीके के पहले होते हैं असेंबलर। पहले हमारा होता था, देखो, हाई लेवल लैंग्वेज तक पहुंचने से पहले हम लोग एक मिडिल लेवल लैंग्वेज में गए थे, जिसको हम लोग असेंबली लैंग्वेज बोलते थे, जिसमें छोटे छोटे निमोनिक्स यूज होते थे। ठीक है, MNEO MONICS। ठीक है, निमोनिक्स का मतलब शॉर्ट कोड्स। जैसे ऐड करने का कोड होता था ADD, सब्ट्रैक्ट का होता था SUB। तो ऐसे करके हम लोग इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते थे, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा स्लो था। ऊपर से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग हम लोग इसमें नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए जो है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज अभी के टाइम में हम लोग नहीं करते हैं। अभी प्रॉपर हाई लेवल लैंग्वेज पे हम लोग आ चुके हैं, दैट मीन्स वी आर टाइपिंग ऑल दी कोड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो जब असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज करते थे तो इसको भी तो बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो कंप्यूटर समझेगा कैसे कि ऐड का मतलब ऐड है, सब का मतलब सब्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे यूज होता था हमारा असेंबलर। तो असेंबलर क्या करता था, ये असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता था। ठीक है, एंड देन वी हैव इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इसका यूज अभी के टाइम में हम लोग करते हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग अलग ये लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज करता है। जैसे हम लोग आगे के वीडियोस में बात करेंगे पाइथन का, तो पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर। इसके अलावा अगर आपने जावा वगैरह पढ़ा हुआ है तो जावा यूजेस कंपाइलर। क्या डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा, पहले कंपाइलर का कर लेते हैं। चलो, ये हो गया हमारा कंपाइलर, इधर हो गया इंटरप्रेटर। ठीक है, दोनों सेम काम करता है। सेम काम क्या? हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। दोनों का काम सेम है, बस काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, लाइक इफ दिस इज माय कंप्यूटर स्क्रीन, और यहाँ पे मेरा 4 लाइन का कोड है। लाइन 1 ये हो गया, लाइन 2 में कुछ कोड लिखा हुआ है, लाइन 3 में कुछ कोड लिखा हुआ है, लाइन 4 में कुछ कोड लिखा हुआ है। एंड सेम थिंग आई एम ऑल्सो हैविंग इन दिस इंटरप्रेटर। ठीक है, इसमें भी हमारा 4 लाइन का कोड है। लाइन 1 में ये कोड है, लाइन 2 में ये कोड, लाइन 3, लाइन 4। ठीक है, ऐसे 4 लाइन का हमारा कोड है। कंपाइलर क्या करेगा, देखेगा पहला लाइन में कोई एरर नहीं है तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा लाइन में एरर है, वो उसको नोट डाउन कर लेता है कि एरर कहाँ कहाँ है, लाइन 2 में है। तीसरा लाइन में कोई एरर नहीं है, ठीक है। फोर्थ लाइन में क्या है, यहाँ पे फिर इसको एरर मिल जाता है, इसको भी नोट कर देता है लाइन 4 में। तो जितने भी एरर्स है कंपाइलर एक जगह पे नोट करके लास्टली इन सभी एरर्स को ना यूजर को शो करता है, और यूजर को बताता है कि आप इस एरर को ठीक करो, नहीं तो मैं उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? अगर कन्वर्ट कर भी देता है एरर के साथ, तब तो कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा उसको, क्योंकि गलती के साथ अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो कंप्यूटर समझेगा कैसे? जब समझेगा ही नहीं तो ट्रांसलेट करने का तो कुछ मतलब ही नहीं रहता है। सो इसीलिए कोई भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं तो हमेशा वो एरर फ्री होना चाहिए, ताकि वो कंपाइल या इंटरप्रेट हो सके। कहने का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो सके। जब तक ट्रांसलेट नहीं होगा आपका कोड चलेगा कैसे? ठीक है, तो कंपाइलर यही चीज है, सारे पूरा कोड को चेक करेगा, जहां जहां उसको एरर मिलेगा एक जगह पे लाके लिख देगा, और फिर यूजर को बता देगा कि मालिक आपका लाइन 2 में एरर है, इसको आप ठीक करो, लाइन 4 में एरर है, इसको आप ठीक करो। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर पहला लाइन को चेक किया, कोई एरर नहीं, अच्छा बात। दूसरा लाइन को चेक किया, यहां पे उसको एरर मिल गया, चुपचाप ऐसे करके बैठ जाएगा। इंटरप्रेटर आगे चेक ही नहीं करेगा, इवन दो योर अदर लाइंस आर एरर फ्री। मतलब आपका 1000 लाइन का कोड है, दूसरा ही लाइन में अगर इंटरप्रेटर को एरर मिल जाता है, वो आगे का लाइन वो चेक ही नहीं करता है।
तो व्हाट इंटरप्रेटर डज इज वो लाइन बाय लाइन चेकिंग करता है, जहां एरर मिलता है वहां पे रुक जाता है, जब तक आप इस एरर को रेक्टिफाई नहीं करते, ठीक नहीं करते, तब तक वो अगला लाइन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इन दोनों का काम करने का तरीका है। दोनों सेम काम करेगा, हाई लेवल से मशीन लेवल में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर पूरे कोड को चेक करेगा, जितना एरर है एक बार लाके आपको दिखा देगा। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक किया, जहां पे एरर मिला वहीं पे चुपचाप रुक जाएगा, नेक्स्ट लाइन को वो चेक ही नहीं करेगा जब तक आप उस एरर को जो है वो ठीक नहीं कर देते। ओके, अभी आपको अगर इतना समझ में आया तो आप एक आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसको आंसर करना कि जो आपने समझा इसके अकॉर्डिंग फास्ट कौन होगा। कंपाइलर फास्ट काम करता है कि इंटरप्रेटर काम करता है फास्ट? तो ये आप है ना सोच के बताना। कंपाइलर क्या है, सारा एरर को चेक किया, जहां जहां एरर मिला, मतलब सारे लाइंस को चेक किया, एरर मिला एक बार में लाके दिखा दिया। इंटरप्रेटर क्या किया, लाइन 1 चेक किया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, लाइन 2 चेक किया, दिक्कत है, वहीं रुक जाएगा। जब तक यूजर उस लाइन 2 को ठीक नहीं करता, इंटरप्रेटर आगे नहीं जाता है। तो आप जो है कमेंट करके बताओ कि कंपाइलर इंटरप्रेटर में ज्यादा फास्ट कौन है। ठीक है, okay, now let's move to our next slide. I hope this is clear to you, the difference between interpreter and compiler, because it is important. जैसे आप पाइथन जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम में फिर से इंटरप्रेटर और कंपाइलर हमारा आएगा, तो तब एक शॉर्ट में हम लोग उसको समझ लेंगे। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, आपका एग्जाम में भी ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। The next type of software is our application software। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन जनरल ये हमारा कंप्यूटर में कभी कभार पहले से भी इंस्टॉल्ड रहता है, लेकिन हम लोग बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से हटा दे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कंप्यूटर आपका बिल्कुल ठीक ठाक काम करेगा। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो अगर आप कंप्यूटर से हटा दोगे तो कंप्यूटर आपका ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, या कुछ मेल फंक्शन करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वो सब केस है नहीं, ये स्पेसिफिक रहते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। जैसे एग्जांपल हमारे पहले होते हैं पैकेजेस। पैकेजेस में क्या है, जैसे हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस प्रोवाइड्स अस विथ पावर पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अस विथ एक्सेल, इट प्रोवाइड्स अस विथ वर्ड, इट प्रोवाइड्स अस विथ एक्सेस। तो मतलब ये एमएस ऑफिस सूट के अंदर में अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है। अब जो आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सॉफ्टवेयर यूज करो। तो पैकेज मतलब हम लोग उसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक जगह पे एक डब्बा के अंदर अलग अलग चीजें दी हुई है, तो आप डब्बा खोलो, जिसका यूज करना यूज करो, तो वो चीज हमारा हो जाता है पैकेज। ओके, देन वी हैव यूटिलिटीज। यूटिलिटीज ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका यूज किया जाता है कंप्यूटर को ठीक ठाक तरीके से चलाने के लिए। जैसे एग्जांपल टेक्स्ट एडिटर, कुछ लिखना कंप्यूटर में। बैकअप यूटिलिटी, बैकअप यूटिलिटी हमारा क्या करता है, जैसे कंप्यूटर में कुछ आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको आपको कहीं और स्टोर करके रखना है, ताकि अगर पहला जगह जहां स्टोर किया हुआ था किसी कारण से वो अगर डिलीट हो जाता है तो क्या दिक्कत है, दूसरी जगह तो हमारे पास सेव है। वो बैकअप यूटिलिटी का काम रहता है, टाइम टू टाइम वो बैकअप क्रिएट करते रहता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंप्रेशन यूटिलिटी। कंप्रेशन यूटिलिटी हमारा क्या चीज करता है, आपका जो भी बाइनरी कोड है उसको शॉर्ट कर देता है, कंप्रेस कर देता है, ताकि स्पेस बचाया जा सके। ठीक है, स्पेस बचेगा तो मतलब छोटे जगहों पे आपका फाइल, जो बड़ा से बड़ा फाइल छोटे छोटे जगहों पे हमारा स्टोर हो सकता है। ठीक, जैसे एग्जांपल अगर हम लोगों ने हम लोग देखे, लेट्स से यू हैव डाउनलोडेड एकदम एचडी क्वालिटी में धुरंधर आपने डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स से आपको लग गया 2 GB। अभी आप इसी 2 GB के फाइल को अगर आप कॉम्प्रेस करते हो तो हमारा क्या होता है, यही है ना, फाइल 1.5 GB में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अराउंड 500 MB। ठीक है, लगभग 500 MB के जितना का स्पेस आपका सेव होगा। तो ये चीज हमारा कॉम्प्रेशन यूटिलिटी करता है, ये चीजों को, फाइल को कॉम्प्रेस कर देता है ताकि हमारा स्पेस बचाया जा सके। ठीक है, एंड देन वी हैव डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या करता है, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। जिससे मान लेते हैं कि ये मेरा कंप्यूटर का मेमोरी है। ठीक है, पार्टीशन किया हुआ रहता है, अलग अलग डेटा अलग अलग पार्टीशन में हमारा स्टोर रहता है। मान लेते हैं इसमें कुछ हमारा डेटा स्टोर है, इसमें भी कुछ स्टोर है, इसमें भी स्टोर है, इसमें स्टोर है, इसमें स्टोर है। तो ये सारे कंपार्टमेंट्स में हमारा जो है वो डेटा फिलहाल स्टोर है। अभी किसी कारण से हम लोगों ने ये वाले डेटा को ना इरेज कर दिया, इस वाले डेटा को हम लोगों ने हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो क्या होगा, ये डेटा हमारा हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब अगर जो नेक्स्ट डेटा हम लोग स्टोर करेंगे, आपको क्या लगता है वो यहाँ पे खाली जगह पे स्टोर होता है? ऐसा नहीं, वो इधर स्टोर होना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये जो जगह नहीं तो ब्लैंक छूट गया ना, इट इज जस्ट ए वेस्टेज ऑफ मेमोरी। ये वाला जो स्पेस है, इट इज जस्ट ए वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो लंबे समय तक जैसे हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों को स्टोर करते हैं, डिलीट करते हैं, तो इस चीज से क्या होता है ना, बीच बीच में ऐसा गैपिंग छूट जाता है, जिससे मेमोरी का वेस्टेज होता है।
तो इस केस में अगर हम लोग डिस्क डिफ्रैगमेंटर का यूज करें तो ये क्या करता है, ये सर्च करता है पूरे मेमोरी में, जहां जहां ब्लैंक मेमोरी है उन सारे ब्लैंक मेमोरी को एक साथ कर देगा, और जहां जहां मतलब डेटा कुछ स्टोर है उनको एक साथ कर देता है। जैसे इसी को अगर डिस्क डिफ्रैगमेंटर की मदद से हम लोग डिफ्रैगमेंट कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डिफ्रैगमेंट करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, जैसे ये हमारा पार्टीशंस तो है ही, ठीक। ये पहला दोनों तो डेटा था वो तो रहेगा ही, ये ब्लैंक हो गया तो ये वाला ना इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो अभी आपका दो जो स्पेस है वो ब्लैंक है, अभी नेक्स्ट जो डेटा हमारा आएगा वो इन दोनों में हमारा सेव होने वाला है। तो हो गया ना, उस जितने भी फील्ड ऑफ स्पेसेस है एक जगह, जितने भी एम्प्टी स्पेसेस है वो अलग जगह हो गया। तो ये डिस्क डिफ्रैगमेंटर हमारा करता है, दैट इज ऑल्सो यूटिलिटी, मतलब ये कंप्यूटर को रन करने में मदद करता है एक तरीके से। नहीं भी होगा कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं, आपका कंप्यूटर ठीक ठाक चलेगा, बस वही है कि ये थोड़ा हेल्प कर देता है। And then the next one is we have antivirus. Antivirus, what it does is it detects the viruses. कंप्यूटर आपको स्मूथ चलाता है, कुछ अगर वायरस इन्फेक्शन अगर हो गया है। अब ये देखो, ये वायरस का मतलब ऐसा नहीं कि जो बायोलॉजिकल वायरस आपका कोरोना वायरस कंप्यूटर में घुस रहा है, ऐसा नहीं है। वायरस इज हैविंग सम फुल फॉर्म। द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स अंडर सीज। मतलब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वगैरह है, रिसोर्सेस है, वो उसको किसी ने सीज कर लिया, कैप्चर कर लिया, तो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस, ठीक है। तो ये एंटीवायरस आपका वायरस डिटेक्ट करता है, मैलवेयर को डिटेक्ट करता है। मैलवेयर मतलब इट इज हैविंग अ फुल फॉर्म दैट इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाए। एडवेयर को डिटेक्ट करता है, तो कंटिन्यूअसली एड शो होता है हमारा स्क्रीन में। स्पाईवेयर को डिटेक्ट करता है। ना व्हाट इज स्पाईवेयर, अगर आपका कंप्यूटर में स्पाईवेयर है तो कंटिन्यूअसली आप जो है ना मॉनिटर होते रहोगे, आपका वेबकैम हमेशा ऑन रहेगा, आपका माइक्रोफोन हमेशा ऑन रहेगा, आप किससे क्या बात कर रहे हो, आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने क्या करो, सब रिकॉर्ड होते रहेगा, आपको पता तक नहीं चलेगा, ठीक है। और वो सारा इंफॉर्मेशन उस आदमी को जाएगा जिन्होंने जो है ना स्पाईवेयर बना के आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है। तो एंटीवायरस अगर हमारा रहता है तो ये सारे चीज जो है हमारे सिस्टम को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट like types of antivirus available in the market. We have McAfee, we have Norton, AVG, और भी बहुत सारे हमारे होते हैं, ठीक है। कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, जस्ट डोंट गो फॉर दी फ्री वन। फ्री एंटीवायरस के लालच पे कभी नहीं पड़ना, फ्री वाला खुद ही वायरस होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आई एम नॉट सेइंग दैट हमेशा फ्री वाला वायरस होता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस फ्री वाला खुद ही हमारा वायरस है। ऊपर से क्रैक्ड वर्जन नहीं यूज करना है। जो इंसान एक पेड एंटीवायरस को क्रैक कर सकता है, सॉफ्टवेयर में कोडिंग करके क्रैक कर सकता है, इतना बुद्धि है उसके पास, तो क्या वो एक छोटा सा स्पाईवेयर उस एंटीवायरस में इंस्टॉल करके नहीं दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता है। इंस्टॉल कर दिया आपने, खुशी खुशी अपने सिस्टम में वो एंटीवायरस लगाया, आपको लग रहा है आपका सिस्टम सिक्योर है, लेकिन आपका तो वेबकैम ऑन है, आपका माइक्रोफोन ऑन है, आप क्या कर रहे हो लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने, वो इंसान देख रहा है, ठीक है। आपको रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो डोंट गो फॉर द फ्री वन, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके जो है ना पेड वाला जो है यूज करना है, ओके। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस वन, दैट इज बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनाया जाता है। जैसे आप रिलायंस में जाओ शॉपिंग करने के लिए, तो रिलायंस ट्रेंड्स का अपना ही सॉफ्टवेयर रहता है जो कि बिलिंग करने में उनको हेल्प करता है, ठीक है। तो वो चीज है उनका, उन्होंने कस्टमाइज फॉर्म में उसको बनाया हुआ है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, हर हॉस्पिटल का अपना खुद का ही सॉफ्टवेयर रहता है, खुद का एप्लीकेशन रहता है, वो बिजनेस सॉफ्टवेयर हो जाता है। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, हर स्कूल का अपना खुद का ही रहता है। नहीं भी रहा तो किसी और थर्ड पार्टी से हम लोग जो है वो रेंट पे भी उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस सॉफ्टवेयर जो किसी बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है, ओके। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज। सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी क्या होता है, देखो कभी कभार ऐसा है ना कि कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ चीजें ऐसी है जो आम जनता को कभी जिंदगी में काम नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो उस केस में जो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है वो जो है ना उस चीजों को जिसका यूज हर एक इंसान को नहीं है उसको इंटीग्रेट करके देती ही नहीं है, क्योंकि अगर देगी तो दैट इज जस्ट ए वेस्ट ऑफ मेमोरी। जैसे जो फाइल आपका 1 GB में बन के तैयार हो सकता था, एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने के वजह से 1 GB ना होके 4 GB बन जाएगा, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा चीजें 90% ऑफ द पीपल दे आर नॉट गोइंग टू यूज इट। जब यूज ही नहीं करेंगे तो बेकार का डाउनलोड करना, जगह का वेस्टेज करना, क्या फायदा है उसमें।
तो इसीलिए सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज बनाया जाता है। दीज आर सम पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स जो कि पहले से तो इंस्टॉल नहीं रहते लेकिन बाद में हम लोग उसको कर सकते हैं। लाइक पाइथन, ठीक है, पाइथन हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उसमें हम लोग कोडिंग वोडिंग करते हैं। पाइथन में हमारा एक आता है साइपाई। साइपाई का मतलब साइंटिफिक पाइथन, ठीक है। ये मोस्टली वो लोग यूज करेंगे जो कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी आप बताओ, आप और मैं, ठीक है, वी आर जस्ट नॉर्मल पीपल, हम लोग पाइथन का यूज करके छोटा मोटा एप्लीकेशन बनाएंगे, थोड़ा बहुत हम लोग ग्रेड 11 ग्रेड 12 का जो सिलेबस उसको कवर करेंगे। अभी हमें क्या मतलब है हाइड्रोजन का एटम का साइज कितना है, वो सब साइंटिफिक कैलकुलेशन तो हमें करना नहीं है, ठीक है। रॉकेट लॉन्च हो रहा है, कितना हमारा वेलोसिटी है, क्या प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये सब से हमें तो कोई लेना देना नहीं है। तो इन सब ये सब ऑब्वियसली हम लोग पाइथन में कर तो सकते हैं, लेकिन 90% ऑफ द पीपल आर नेवर गोइंग टू यूज दिस साइंटिफिक मॉड्यूल्स एंड ऑल, सो व्हाई टू इंस्टॉल देम। तो इसीलिए पाइथन जो है आप पहले अगर इंस्टॉल करो, ये सारा चीज नहीं दिया हुआ रहता है। आपको चाहिए तो आप बाद में इसको इंस्टॉल कर सकते हो पाइथन के वेबसाइट से। तो दीज आर दी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज। ओके, okay, so that was all about our chapter 1, that is computer system organization of class 11। अभी ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर कुछ भी डाउट वगैरह है, so you are free to interview me, ठीक है, you are free to ask me, and then you can like ask the questions in the comment box। and if you like these types of videos, I would request you to like the video, it will keep me motivated। ओके, अब मेरे को कुछ पैसा वैसा तो मिलेगा नहीं यहाँ से, लेकिन अगर आप लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स वगैरह अगर आप कर रहे हो, सो आई विल फील मोटिवेटेड एंड आई विल मेक मोर सच वीडियोस। ओके, so let's stop this video here only, and in the next video we'll be talking about some other topic।